हेलो क्लास। आज के इस लाइव सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से भी सबको नमस्ते। आज की क्लास सच में बहुत मजेदार होने वाली है। बिल्कुल। तो क्लास, आज के सेशन में हमारा मिशन है एक बहुत ही खास प्रेजेंटेशन को समझना। हाँ, और हमारी स्क्रीन पर जो पहली फाइल खुली है, इसका नाम है नजरी नक्शा फील्ड गाइड। सही कहा। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। हम आज स्लाइड दर स्लाइड देखेंगे कि सरकारी सर्वेक्षणों के लिए हाथ से एक परफेक्ट नक्शा कैसे बनाया जाता है। डिकोड करने से पहले मैं सीखने वालों को ये बताना चाहूंगी कि ये नजरी नक्शा इतना जरूरी क्यों है। हाँ, ये जानना तो सबसे जरूरी है। देखिए, हमारे देश में जो भी बड़े सरकारी सर्वेक्षण होते हैं या फिर आपदा प्रबंधन का जो भी काम होता है, उन सब की पूरी नींव इसी नजरी नक्शे पर टिकी होती है। अरे वाह। तो क्लास, अब हम अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड 1 पर आते हैं। तो पहली स्लाइड हमें बताती है कि नजरी नक्शा असल में है क्या। हाँ, और इसमें साफ लिखा है कि ये एक फ्री हैंड डायग्राम है, मतलब मुक्त हस्तचित्र। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी सटीक पैमाने या स्केल पर नहीं बनता। एक सेकंड, अगर ये स्केल पर नहीं है तो क्या ये नक्शा गलत नहीं हो जाएगा? पहली बार में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका लक्ष्य वास्तुकला वाली सटीकता नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका इकलौता लक्ष्य है 100% कवरेज सुनिश्चित करना। मतलब चाहे आवासीय घर हो, कोई कमर्शियल दुकान हो या खाली बिल्डिंग, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एकदम सही। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो क्लास, ये बिना गूगल मैप्स के एक रफ ट्रेजर मैप बनाने जैसा है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। तो अब हम स्लाइड 2 पर चलते हैं। हाँ, स्लाइड 2, इसमें फील्ड में जाने से पहले की तैयारी के बारे में बताया गया है। बिल्कुल। घर से निकलने से पहले कुछ चीजें चेकलिस्ट में होनी ही चाहिए। जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर, है ना? हाँ, नियुक्ति पत्र होना जरूरी है, और साथ ही राज्य, जिला, वार्ड और ब्लॉक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें एक मकान सूचीकरण ऐप का भी जिक्र है। बिल्कुल, उस ऐप से पीडीएफ डाउनलोड करना अनिवार्य है। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो मैं क्लास को बताना चाहूंगी। हाँ, बताइए। वो ये है कि बिना चार्ज अधिकारी के निर्देशों के आप फील्ड में काम शुरू ही नहीं कर सकते। मतलब अपनी मर्जी से कोई प्रगणक काम शुरू नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। इससे तो पूरे डेटा में अराजकता फैल जाएगी। सही बात है। तो क्लास, तैयारी हो गई। अब हम आते हैं स्लाइड 3 पे। अब हम फील्ड में पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। हाँ, स्लाइड 3 के हिसाब से बड़े गांवों में तो सीमाएं बहुत स्पष्ट होती हैं। जैसे कोई पक्की नहर या खेत की मेड़। लेकिन शहरों में क्या होता है? वहां तो सीमाएं बहुत उलझी होती हैं। इसीलिए शहरों में निश्चित संरचनाओं का इस्तेमाल होता है, कोई पुरानी दीवार या पिलर। और इसी स्लाइड में जंगलों में अस्थायी बस्तियों की पहचान करने को भी कहा गया है। हाँ, ताकि कोई खाना बदोश आबादी सर्वे से छूट ना जाए। सीमा की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर एक सड़क बिल्कुल सीमा से जा रही हो, एकदम बॉर्डर पर, तो क्या करेंगे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और स्लाइड इसका बहुत स्पष्ट जवाब देती है। क्या जवाब है? एक सड़क का एक किनारा नगर की सीमा के भीतर हो सकता है और दूसरा बाहर। अच्छा, मतलब सड़क खुद एक बाउंड्री बन जाती है। बिल्कुल। आपको सड़क के उस पार वाले घरों को अपने ब्लॉक में नहीं गिनना है। ये तो बहुत सुलझावा नियम है। तो क्लास, अब स्लाइड 4 की तरफ बढ़ते हैं। सीमाओं के बाद स्लाइड 4 हमें लैंडमार्क के बारे में बताती है। हाँ, प्राकृतिक और भौतिक संरचनाएं, जैसे कि सड़कें, नदियां और रेलवे लाइन। और पक्के पूजा स्थल, पंचायत घर या अस्पताल भी। लेकिन घर बनाने से पहले ये सब बनाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बड़े पिक्चर में देखें तो ये संरचनाएं कभी बदलती नहीं है। मतलब ये एंकर पॉइंट का काम करती है। बिल्कुल, ताकि सालों बाद भी कोई इस नक्शे को देखकर ब्लॉक की सटीक पहचान कर सके। वाह, खूब। अब आते हैं स्लाइड 5 पर। यहाँ से असली काम शुरू होता है, भवनों की पहचान। और यहाँ भवनों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पक्का और कच्चा। हाँ, पक्का मतलब जिसकी दीवार पत्थर, सीमेंट या ईंट की हो, और छत आरसीसी, टाइल या धातु की हो। और कच्चा भवन वो है जिसकी दीवार मिट्टी, बांस या प्लास्टिक की हो, और छत घास फूस या पॉलिथीन की हो। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक ट्रिकी स्थिति हो सकती है। कैसी स्थिति? मान लीजिए किसी घर की दीवारें तो पक्की ईंट की हैं, लेकिन छत घास फूस की है, तो उसे क्या मानेंगे? ये गलती अक्सर लोग कर देते हैं। लेकिन नियम बहुत सख्त है। क्या कहता है नियम? यदि दीवार या छत दोनों में से कोई भी एक मुख्य रूप से कच्ची सामग्री से बनी है, तो उस पूरे भवन को कच्चा ही माना जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब दीवार पक्की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। डेटा की एकरूपता के लिए ये नियम सख्ती से लागू होता है। समझ गया।
तो क्लास अब हम स्लाइड 6 पर चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि इन घरों को नक्शे पर कैसे बनाना है। यहाँ कुछ खास प्रतीकों या सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। हाँ, 4 मुख्य सिंबल हैं। पक्के भवन के लिए एक वर्ग या स्क्वायर बनाया जाता है, और कच्चे भवन के लिए एक त्रिभुज या ट्रायंगल। और अगर घर में लोग रहते हैं, मतलब वो आवासीय है, तो उस आकार को खाली छोड़ देते हैं। और अगर वो गैर आवासीय है, जैसे कोई दुकान या गोदाम, तो उस आकार के अंदर लाइनें खींचकर उसे शेड कर देते हैं। ये तो बहुत ही आसान भाषा है। बिल्कुल, ताकि फील्ड में जल्दी और बिना गलती के काम हो सके। अब स्लाइड 7 देखिए क्लास। इसमें नंबरिंग का नियम है। हाँ, घरों को नंबर देने की शुरुआत हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा से करनी होती है। मतलब नॉर्थ वेस्ट से शुरू करके दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में खत्म करना है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से करना है। ये पेंसिल वाला नियम तो बड़ा दिलचस्प है, और ये पूरा नक्शा देखकर तो किसी बोर्ड गेम के रास्तों जैसा लग रहा है। सही कह रहे हैं आप। पर स्लाइड में ये तीरों के निशान बनाने को क्यों कहा गया है? इनका इतना महत्व क्यों है? देखिए, जहां सड़कें कटती हैं या चौराहे आते हैं, वहां दिशा समझने के लिए तीर बहुत जरूरी हैं। अच्छा, ताकि पता चले कि प्रगणक किस रास्ते से गया। बिल्कुल, ताकि कोई भी गली या घर गलती से छूट ना जाए। ये तीर एक रास्ता बनाते हैं। समझ गया। अब क्लास जरा सोचिए, अगर हम किसी शहर में हैं जहां बहुमंजिला इमारतें हैं। ये एक बड़ी चुनौती है, और स्लाइड 8 इसी बारे में है। हाँ, एक छोटे से नक्शे में 100 फ्लैट्स कैसे दिखाएंगे? इसके लिए स्लाइड 8 हमें बॉक्स के अंदर बॉक्स का कॉन्सेप्ट समझाती है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? पूरी इमारत को एक बड़ा वर्ग मान लिया जाता है, और उसके अंदर के फ्लैट्स को छोटे वर्ग के रूप में दिखाया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और स्लाइड 9 में इसका एक उदाहरण भी है। हाँ, स्लाइड 9 हमें नंबरिंग का तरीका बताती है इन इमारतों के लिए। इसमें भवन नंबर के ठीक नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखा है। वो ब्रैकेट में जनगणना मकानों की संख्या होती है। मतलब अगर 9 नंबर का एक पक्का घर है और उसमें 2 फ्लैट हैं, तो एक खाली बड़ा वर्ग बनेगा, ऊपर 9 लिखा होगा और नीचे ब्रैकेट में 2 लिखा होगा। बहुत ही स्पष्ट है। तो क्लास, अब हम स्लाइड 10 पर आते हैं। ये स्लाइड अब तक के 4 मुख्य चरणों का रिकैप करती है। पहला चरण तैयारी, दूसरा लैंडमार्क तय करना, तीसरा प्लॉटिंग, और चौथा प्रतीक और नंबर देना। बिल्कुल। और अब स्लाइड 11 सबसे जरूरी बात पर आती है। क्या है वो? क्वालिटी कंट्रोल, यानी सीमाओं का क्रॉस सत्यापन। हाँ, इसमें एक टर्म है ओवरलैप और छूट। ये क्या होता है और इससे बचना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि कागज की सीमा और जमीन की सीमा में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब हो सकता है एक ही घर को 2 प्रगणक अपने नक्शे में गिन लें। हाँ, ये ओवरलैप है, और अगर दोनों ही उसे छोड़ दें तो वो छूट या ओमिशन है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इसीलिए स्लाइड कहती है कि आसपास के ब्लॉक के प्रगणकों और अपने सुपरवाइजर के साथ चर्चा करना बहुत जरूरी है। मतलब टीम वर्क सबसे बड़ा क्वालिटी कंट्रोल है। एकदम सही। बातचीत से ही गलतियां सुलझती हैं। अब हम क्लास के अंतिम हिस्से में हैं। स्लाइड 12 देखते हैं। इसमें कुछ खास चेतावनियां दी गई हैं प्रगणकों के लिए। हाँ, जैसे अगर किसी के पास एक से ज्यादा ब्लॉक हैं, तो नक्शे अलग अलग पन्नों पर बनेंगे। और अगर किसी इलाके में नंबरिंग अव्यवस्थित है, तो प्रगणक को खुद निरंतर या कंटिन्यूअस नंबर आवंटित करने होंगे। अब स्लाइड 13 और 14 पर आते हैं। स्लाइड 13 हमें फाइनल ड्राफ्ट के बारे में बताती है। जो नक्शा फील्ड में बनता है वो तो रफ पेंसिल ड्राफ्ट होता है ना? बिल्कुल। उसके बाद उसकी 2 साफ प्रतियों का निर्माण करना होता है, और फिर उसे अधिकारी को जमा करना होता है। और स्लाइड 14 में एक सारांश मास्टर चेकलिस्ट दी गई है। हाँ, क्या 100% कवरेज हो गया? क्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा फॉलो की गई? क्या सही प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ? और क्या नक्शा सत्यापित हो गया? जब ये सब टिक हो जाए, तब जाकर काम पूरा होता है। अब आप फील्ड वर्क के लिए पूरी तरह तैयार हैं क्लास। आज हमने बहुत कुछ कवर किया है। बिल्कुल। तो क्लास, हम आज के इस ऑनलाइन सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हाँ, और जाने से पहले मैं सीखने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बताइए, क्या विचार है? आज के इस हाईटेक जमाने में जहां हम हमेशा सैटेलाइट और जीपीएस की बात करते हैं। सही बात है। जरा सोचिए, ये कितना अद्भुत है कि देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सरकारी डेटाबेस की शुरुआत एक इंसान द्वारा पेंसिल से बनाए गए फ्री हैंड नजरी नक्शे से होती है। अरे वाह! मानवीय अवलोकन या ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की ताकत आज भी तकनीक से कहीं आगे है। ये सच में बहुत ही गहरा विचार है। तो क्लास, इसी सोच के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। सीखते रहिए।